चलिए जय हिंद वंदे मातरम में आपका अपना हितेश वर्मा फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हितेश वर्मा पर। चलिए तो हमारा 11वां चैप्टर चल रहा था सेल में लगभग 3 से 4 लेक्चर हो चुके और उसमें जब तक हमने सेल क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, सेल थ्योरी क्या होती है और बहुत सारी जानकारियाँ सेल के बारे में ले ली। ठीक है, अब हम आते हैं सेल के लास्ट टॉपिक जिसमें सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में बताया गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन्स हो गई, इस प्रकार के। ठीक है, तो अब एक एक ऑर्गेनल्स को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक ऑर्गेनल्स की अलग अलग स्टडी करेंगे। जब मैंने कंपैरिजन कराया था प्लांट और एनिमल, उसमें मैंने बहुत सारे आपको ऑर्गेनल्स बोले थे, पर अब हम एक एक ऑर्गेनल को स्पेसिफिक तरीके से, स्पष्ट तरीके से, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सेल वॉल। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेल वॉल। सेल वॉल एक प्रोटेक्टिंग कवर होता है या सुरक्षात्मक आवरण होता है किसी भी कोशिका का। ठीक है, सामान्यतः हर जीव में सेल वॉल नहीं पाया जाता, जिस प्रकार जंतुओं में कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल नहीं पाई जाती। हिंदी माध्यम के लिए इसको क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। क्या कोशिका भित्ति जंतुओं में पाई जाती है? नहीं सर। क्या कोशिका भित्ति जंतुओं में पाई जाती है? नहीं सर। क्या पादपों में पाई जाती है? यस सर। क्या बैक्टीरिया में पाई जाती है? यस सर। ठीक है, अब आते हैं सेल वॉल होती क्या। सेल वॉल अलग अलग जीवों में अलग अलग रासायनिक संगठन की बनी होती है, पर जो पादपों में सेल वॉल बनी होती है वो ज्यादातर हेमीसेलुलोज और सेलुलोज की बनी होती है और कुछ में पेक्टिन भी होता है। अगर सेल वॉल सेलुलोज की बनी है तो वो क्या कहलाएगी? ट्रू सेल वॉल। अगर वो सेलुलोज की नहीं बनी है, अन्य किसी पदार्थ की बनी है, जैसे NAM, NAG, ये एसिटाइल पॉलीसैकेराइड होते हैं एक प्रकार के। क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड। जो बैक्टीरिया की सेल बनी होती है वो किसकी बनी रहती है? पॉलीसैकेराइड्स की। तो पॉलीसैकेराइड की बने हैं तो वो ट्रू वॉल नहीं होंगे, क्या फॉल्स वॉल होंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि इसके रासायनिक कंपोजिशन मतलब क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इसका रासायनिक संगठन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब कि कौन से केमिकल्स बनाने के लिए जिम्मेदार है सेल वॉल को, कौन कौन से। तो मैंने अभी बताया जो क्या होते हैं प्लांट्स में क्या होगा, तो पेक्टिन हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है और हेमीसेलुलोज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे पदार्थों में अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के। बैक्टीरिया में क्या होगा? NAM, NAG, NAM एंड NAG, ये क्या होते हैं? एक प्रकार के पॉलीसैकेराइड होते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें क्या है, प्लांट में किसकी बनी होगी? प्लांट में किसकी बनी होगी राजो? प्लांट में किसकी बनी होगी? प्लांट में बनी होगी सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। अगर सेलुलोज की तो टी हुई कि डी हुई? जी सर हुई सेलुलोज की। अगर सेलुलोज की है और किसकी हो सकती है? हेमी सेलुलोज की। किसकी? हेमी सेलुलोज की। ठीक है, और क्या हो सकता है? पेक्टिन। क्या हो सकता है? पेक्टिन। ठीक है, क्या हो सकता है? पेक्टिन हो सकता है। सही है, आ रहा समझ में? ठीक है, और इसके अलावा जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में क्या होगा? NAM और NAG, NAM एंड NAG, NAM एंड NAG होगा। ठीक है, तो NAM एंड NAG का मतलब क्या होगा? NAM एंड NAG होगा। तो NAM का मतलब N एसिटाइल और N का मतलब N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड एंड म्यूरामिक एसिड दोनों ही क्या है? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब आते हैं कि सेल वॉल की लेयर्स क्या होती हैं। सेल वॉल की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है सेल वॉल, ये सेल के बाहर वाली लेयर, इसको बोलते हैं मध्य पत्रिका या मिडल लेयर, या इसको क्या बोलते हैं? मध्य पट्टिका या मिडल लेविला। क्या बोलते हैं? अंदर वाले को क्या बोलते हैं? मिडल लेविला। इसके जो जस्ट बाहर होगी उसको बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेल वॉल। जो जस्ट बाहर होगी उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेल वॉल। और इसके बाद इसके ऊपर यदि या तो कोई कंपोजिशन होता है या फिर कोई डिपोजिशन होता है या फिर कोई लेयर्स बनती हैं, उससे कोई सेल वॉल बनेगी तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेल वॉल। तो क्या हो गया? सबसे पहले तो मिडल लेविला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, आते क्या सेल वॉल पूरी की पूरी होगी? नहीं सर। क्या उसमें गैप होंगे? यस सर। तो उन गैप्स को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। तो आइए प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं पढ़ लेते हैं। चलिए तो हेडिंग डालिए प्लाज्मोडेस्माटा। क्या डालोगे? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। चलिए तो हेडिंग डाल दीजिए प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक कनेक्शन है। क्या है? कनेक्शन किनके बीच? दो सेल्स के बीच में। किसके बीच? दो सेल्स के बीच। एक सेल और दूसरी सेल अगर दोनों ही आपस में कनेक्टेड है, आपको बता दें आपके नॉलेज के लिए कि सेल वॉल क्या होती है, लिविंग के नॉन लिविंग, क्या होती है? नॉन लिविंग। प्लाज्मोडेस्माटा से पहले मैं आपको बता दूं कि सेल वॉल का मेन वर्क क्या होता है? प्रोटेक्शन। क्या होता है? प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखोगे क्या काम होता है? प्रोटेक्शन। ठीक है, किससे? किसी भी बाहरी और पैथोजन से, बैक्टीरिया से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से
जो डैमेज करना चाहता है किसको, प्लांट को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो सेल वॉल रखता है या फिर सेल को। आगे समझ में, सही बात। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, एक प्रकार का कनेक्शन है, एक प्रकार का रिलेशन है किसमें, बिटवीन द टू सेल्स। ठीक है, आपने बता दिया कि सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग है सर। ठीक है, नॉन लिविंग है तो कोई कनेक्शन होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा। कोई कनेक्शन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, कोई कनेक्शन नहीं है तो आपस में वो आदान प्रदान कैसे करेंगे, कोई आदान प्रदान नहीं होगा। जब नहीं होगा तो उसके लिए सेल वॉल में क्या हो गया, कुछ जगह सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, कुछ जगह सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, कुछ जगह सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, कुछ जगह सेल वॉल नहीं होगी, कुछ जगह सेल वॉल नहीं होगी। सही आ रहा है समझ में। ठीक है, जैसे यहाँ है तो यहाँ भी कुछ जगह सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल नहीं है पर उसमें जो पदार्थ हैं उनका हमको क्या करना पड़ेगा, एक कण से दूसरे में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स है तो इस सेल को चाहिए, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट है वो इस सेल को चाहिए, तो अब ये न्यूट्रिएंट्स एक सेल से दूसरी सेल में जा रहे हैं, जी सर जा रहे हैं। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ है जैसे यहाँ कोई न्यूट्रिएंट है, इस न्यूट्रिएंट को यहाँ भेजना है तो सेल वॉल बीच में आ गई, बट अब इनमें क्या हो गया, कनेक्शन। तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, आपका प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये है आपका प्लाज्मोडेस्माटा। आ गया समझ में। इसमें अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रिएशन का ट्रांसफर हो गया, बाकी जितनी भी चीजें हैं लगभग सबका ट्रांसफर करने में ये सहायता करता है कि नहीं करता है, कि जी सर करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं, हो गया ये, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, तो लगभग ये आपके हो गया सेल वॉल खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर अब इसको फटाफट में मिटा रहा हूं, देख लीजिए। अब दूसरे सेल ऑर्गेनल्स पे आते हैं जिसका नाम क्या है, दूसरे सेल ऑर्गेनल्स का नाम है, हिंदी माध्यम में कहेंगे कोशिका झिल्ली और अंग्रेजी माध्यम के लिए है वो सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। चलिए तो आ जाते हैं अपना अगला टॉपिक, सेल मेम्ब्रेन। क्या है राजो, सेल मेम्ब्रेन। चलिए तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सेल वॉल है और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं है। जैसे हम एनिमल है, हमारे पास सेल वॉल नहीं है, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर तो होती है सेल वॉल जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है उनकी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। बट सेल मेम्ब्रेन लिविंग के नॉन लिविंग, सर लिविंग हिंदी माध्यम के लिए जीवित। ठीक है, तो क्या होगी, जीवित होगी, जबकि सेल वॉल क्या थी, नॉन लिविंग थी, मृत थी। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में बहुत सारा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, ये एक झिल्ली जैसी संरचना होती है, झिल्ली बोले तो मेम्ब्रेन लाइक एक तैरती हुई संरचना। ठीक है, अर्ध सॉलिड मतलब अर्ध तरल प्रकृति की या फिर सेमी सॉलिड। ठीक है, चलिए तो ये क्या होती है, जिसकी भी प्रकृति अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है, मुख्यतः कैसी होती है वो हम इधर बताएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसका मेन काम वही है सुरक्षा करना सबसे पहला, तो बाकी एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, कोशिकाओं में भोजन का अंतःग्रहण करना, भोजन को बाहर निकालना, बाकी गैसों का विनिमय करना। ठीक है, बहुत सारे सिम्प्लास्ट, एंटीप्लास्ट आपने सुना होगा। ठीक है, कणों को अंदर आने देना, बाहर जाने देना, सब इसका काम होता है। ठीक है, और ये मुख्यतः किसकी बनी होती है, मुख्यतः ये बनी होती है किसकी, ये बनी होती है मुख्यतः लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बनी होती है, मुख्यतः लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, किसकी, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किसकी बनी होती है, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, आपको पता ही होगा बायोमोलिक्यूलर, इसके अगला चैप्टर बायो, उसमें आप इनके नेचर के बारे में पढ़ लोगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे, अपना क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इसका बना होता है लिपिड। अब देखिए क्या कहते हैं, इसमें एक साइंटिस्ट आएंगे आपके, इसमें और भी होता है, जैसे इस कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन भी मान लो, क्या मान लो, प्रोटीन। ठीक है, और क्या मान लो, वाटर। ठीक है, इतने पदार्थ होते हैं लगभग सेल के मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में। सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में निम्न घटक होते हैं, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और जल होता है। ठीक है, मुख्यतः ये होते हैं। चलिए अब आपके साइंटिस्ट आते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है और किस प्रकार की होती है। तो साइंटिस्ट आते हैं सिंगर एंड निकोलसन। कौन आते हैं, सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट आते हैं। कौन आते हैं, दो साइंटिस्ट आते हैं, क्या नाम है, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन, एंड निकोलसन। ठीक है, निकोल ओ क्या क्या आते हैं,
सिंगर एंड निकोलसन, क्या कहते हैं? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन कहते हैं कि आपकी सेल क्या सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेमी सॉलिड या फिर अर्धतरलीय प्रकार की होती है। अर्धतरलीय, अर्धतरलीय मतलब ऐसे जैसे उसको देखोगे तो जैसे पानी बह रहा है, ठीक है, ना तो ठोस है और ना ही वो द्रव है, उसके बीच की अवस्था है, जिसको बोलते हैं अर्धतरलीय, आधा तरल, ठीक है, या फिर अर्धठोस, ठीक है। अब ये किसकी बनी होती है? देखिए ये बनी होती है दो चीजों से, मुख्यतः तो लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती हैं, कैसी होती हैं? ऐसी राजाओं कैसी, ऐसी कैसी, देख लो, समझ में आ रहा है? सांसें रहते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की आपकी स्ट्रक्चर्स होती हैं, किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। और इसको किसने एक्सप्लेन किया? सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारे प्रोटीन धसे होते हैं, क्या धसे होते हैं? प्रोटीन्स धसे होते हैं, क्या धसे होते हैं? प्रोटीन्स धसे होते हैं, क्या धसे होते हैं? प्रोटीन्स धसे होते हैं। प्रोटीन को अलग अलग बना लें, जी सर बना लो। तो क्या धसे होते हैं? प्रोटीन्स धसे होते हैं, प्रोटीन। और ये क्या? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, क्या है आपकी सेल वॉल? क्या है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड की द्विपरत, किसकी? फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड का एक टाइप है फॉस्फोलिपिड, क्या किसका टाइप है? लिपिड का, क्या नाम है? फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड की क्या बनी होती है? बाइलेयर, द्विपरत बनी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन धसे होते हैं, जी सर, ठीक है। तो ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये दो प्रकार के धसे हो सकते हैं, ठीक है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये अंदर धसे हुए हैं या फिर बाहर धसे हुए हैं, या तो पूर्ण धसे हुए हैं या आंशिक धसे हुए हैं, ठीक है, या तो पार्टिकली अंदर घुसे हुए हैं या फिर आंशिक रूप से, ठीक है। अब इसमें क्या है? इधर देखो, ये लहराती रहती है, ठीक है, लहराती रहती है क्योंकि सेमी सॉलिड लेवल है, ठीक है। उसके बाद सेमी सॉलिड है। अब देखिए आपको एक छोटी सी बात सिखाते हैं, इसमें आता है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये अंदर वाला सिरा और ये बाहर वाला सिरा। अब कौन सा सिरा हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक? आपने हाथ पे कभी पानी की बूंद गिराओगे, क्या शरीर के अंदर जाएगी? नहीं, बट क्या नीचे की नहीं, चिपकी रहेगी, ठीक है। तो चिपकी रहेगी मतलब प्यार तो है पर इतना नहीं कि अंदर जाने दे, ठीक है। तो बाहर वाला सिरा हो गया हाइड्रोफोबिक, क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हिंदी माध्यम डरे नहीं, हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब जल विरागी, जल को पसंद नहीं करता, बट अंदर वाला जल को पसंद करेगा, तो वो क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक, अंदर वाला हाइड्रोफिलिक, बाहर वाला हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो बाहर वाला हाइड्रोफोबिक जल विरागी और अंदर वाला जल विरागी, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, तो क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक। आपको फिर से बता दें, देखिए जब आपके हाथ पे कोई पानी की बूंद गिरी, मान लो पानी की बूंद गिरी, तो वो गिरी तो क्या अंदर गई कि नहीं सर? तो वो वहां से गिरी नहीं, गिरी वहीं रुक गिरी, अर्थात आपका जो बाहर वाला सिरा है, बाहर वाला सिरा वो क्या है? हाइड्रोफोबिक, और जो अंदर वाला सिरा है वो हाइड्रोफिलिक। आगे समझ में? हिंदी माध्यम के लिए ये कहेंगे कि जो बाहर वाला सिरा है वो जल विरागी और अंदर वाला सिरा है वो जल रागी, ठीक है। अलग अलग प्रकार में अलग आपकी एनसीईआरटी बताती है कि आपका जो आरबीसी है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, क्या है? उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, क्या है? उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन कैसी बनी होती है? उसमें प्रोटीन तो होता है 52% से ज्यादा, क्या होता है? प्रोटीन कितना होता है? 52%, ठीक है। और उसमें लिपिड थोड़ा कम होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम होते हैं, ये आपको लिखा है, आप एनसीईआरटी में पढ़ लेना। फिर इसके काम क्या है? इसके काम क्या है? देख लो इसके काम, ठीक है। ये देखिए, ये तो मान लो ये आपकी सेल है, ठीक है, तो ये सेल के बाहर गिर गया, तो ये बाहरी एनवायरमेंटल और अंदर वाले एनवायरमेंटल मतलब जीव द्रव्य, अंदर का साइटोप्लाज्म और बाहर का जो एनवायरमेंट है, दोनों को क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट जैसी चीजें यहाँ से होती हैं, ठीक है। झिल्ली में किसी भी प्रकार का परिवहन होगा तो झिल्ली की सहायता से ही होगा, कोई भी परिवहन हो, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर कोई आएगा तो एंडो, आ जाएगा तो एक्सो, ठीक है। एंडोपिनोसाइटोसिस, एक्सोपिनोसाइटोसिस, पानी का अंदर आना या पानी का बाहर जाना, पानी मतलब कोई भी तरल, तो उसको पिन्नो, पिन्नो मतलब पीना, अंदर आया तो एंडोपिनोसाइट, बाहर गया सेल से तो एक्सोपिनोसाइट, ठीक है। सेल से पानी का बाहर जाना, सेल का पानी के अंदर आना, ठीक है, समझ आ गया? चलिए
एंटीबॉडी सुना होगा, एंटीबॉडी प्रतिजन, वो रिसेप्टर इनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाए जाते हैं। रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी अगला पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, मुस्कुराते रहिए।